हेलो, नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम प्रतीक नायक है, आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका साथी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए एक हमराही के तौर के ऊपर आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे थे या पिछले क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में। एक ऐसा कोर्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर जो फाउंडेशन किताबें हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। ये फाउंडेशन बुक्स के तहत हमने पिछले सेशन के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था। आज के जो क्लास है उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ एनसीईआरटी ओनली, बट प्रिसाइसली हमने तमिलनाडु बोर्ड की किताब को पढ़ना शुरू किया था। तो अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स थी उसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स को करवाया था। जैसे हमने शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक एज को कवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से महाजनपदों का निर्माण हुआ और महाजनपद बेसिकली कैसे 16 महाजनपद बन के आए। ये 16 महाजनपद के साथ साथ हमने आपको पिछले सेशन के अंदर बुद्धिज्म के बारे में भी बताया था और मैंने आपको जैनिज्म के बारे के अंदर भी डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा बहुत आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कैसे मौर्यन इंडिया की स्थापना हुई, कि कैसे मौर्यज अपने आप को बेसिकली एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं। हम थोड़ा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड तक आते आते ये जो 16 महाजनपद थे, ये 16 में से 4 के अंदर कैसे रूपांतरित होते हैं और आखिर में उनमें से एक महाजनपद कैसे बचता है सर। ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स हाउ 16 महाजनपदास विल बी फॉर्म्ड। 16 में से 4 कैसे हुआ, 4 में से एक महाजनपद का बेसिकली निर्माण कैसे हुआ। तो बहुत ही हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के सेशन के अंदर। आप सबका स्वागत है और हम लोग बेसिकली डिस्कस इसी के ऊपर करेंगे कि कैसे मौर्य इंडिया की शुरुआत हुई। समय मिलता है तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ी बहुत और भी चर्चा करेंगे कि कैसे फॉरेन इन्वेजन्स भारत के ऊपर होते हैं। ये फॉरेन इन्वेजन्स में मूलतः से अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो ग्रीक्स और पर्शियंस के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था। उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत हम लोग डिस्कशंस करेंगे एंड विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट how the Greeks and the Persian invasions actually resulted into the decimation of the old empires as well। खास करके precisely अगर आप देखोगे तो जो ग्रीक्स आए हैं भारत के ऊपर, अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा। ये अलेक्जेंडर के आक्रमण के कारण भारत के ऊपर क्या असर पड़ी इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टीच हिस्ट्री, जीएस एंड हिस्ट्री ऑप्शनल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। वी हैव गॉट सम फंटास्टिक बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of December। इसका नाम है रफ्तार बैच, ये रिवीजन बैच है जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी और खास करके एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का एक एमसीक्यू बेस्ड रिवर्स इंजीनियरिंग कोर्स करवाने वाला हूँ। आप जरूर से जुड़ सकते हो, बहुत ही फायदा आपको यहाँ पे होगा। ये रफ्तार बैच है, यहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स इसके साथ है। ये इंग्लिश में बैच है। इसके सिवा प्योर इंग्लिश मीडियम की बैच भी हमारे पास है जिसका नाम है एक्सेलरेट बैच, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप बेसिकली अपनी जो तैयारी है उसको पुश करने के लिए आपको बहुत ही लाभ होगा। अभी आपको ऑफर चल रही है, इनफैक्ट वो है कि डिस्काउंट है। यू कैन सेव ऑलमोस्ट अराउंड 26,000 रुपीज। यू कैन यूज दिस कोड PN Live for any kind of subscription as well. Other than this, if you got any queries regarding the EMI facility, you can call on this number 8585858585। आप वहां पे बोलिए और आप कह सकते हो कि मुझे प्रतीक नायक के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना है PN Live। ये कोड का आप यूज कर सकते हो। बाकी हमारे कम्युनिटी पोस्ट को ज्वाइन करिए और आपकी जो सपने हैं उसको पूर्ण कीजिए। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर 6th सेंचुरी BC में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन 6th सेंचुरी BC। अब याद रखिए कि ये जो मौर्यस का एम्पायर है, बेसिकली अशोक का एम्पायर आपने नाम सुना होगा, वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, राइट सर। ठीक है, तो अशोकन एम्पायर जो है या बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जो मौर्यन एम्पायर आज की तारीख में हमको देखने को मिलता है वो मौर्यन इंडिया कहां से कहां तक देखने को मिल रहा था। तो इफ यू सी द फ्री हैंड मैप ऑफ द मौर्यस, ओके, तो हमको ये जानकारी मिल रही है कि मौर्यस का जो इंडिया था वो मतलब आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक भी आपको मिलेगा, मतलब रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, सम रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान। वी विल फाइंड कि द नॉर्दर्न इंडिया, खास करके कश्मीर का रीजन और आज का मगध वाला रीजन, और खास करके नीचे आप देखोगे तो मैसूर, गुजरात तक ये लोग बेसिकली डोमिनेंट थे। तो इतने बड़े विस्तार के अंदर अगर कोई भी डायनेस्टी डोमिनेट करती है तो ये रातों रात तो बना नहीं होगा, स्वाभाविक है सर। ठीक है, और बेसिकली मॉडर्न इंडिया बन के आया है करीबन 4th सेंचुरी में।
मतलब 325 से लेके 185 बीसी तक का जो पीरियड आप देखोगे तो वो हमको मॉडर्न इंडिया का मिलता है सर, है ना। इसके पहले करीबन 6 सेंचुरी बीसी से ही, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 600 बीसी ऑनवर्ड से ही इनफैक्ट भारत के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस की बनने की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं महाजनपदास। ओके, तो पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको महाजनपदों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो महाजनपद है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, राइट, और इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो आयरन वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ सर्टेन सिटीज वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, रेवेन्यू को बढ़ाया गया वो भी एक फैक्टर के रूप में आपको मिलता है। तो एक से अधिक आपको इसके अंदर फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। इन सब के आधारित हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो मॉडर्न इंडिया है उसका बेसिकली एक डेवलपमेंट आपको मिलता है। तो महाजनपद बेसिकली 600 बीसी में बनने की शुरुआत हुई। ये महाजनपद करीबन आप देखने की कोशिश करोगे तो 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे, 16। ओके, ये 16 में से इवेंचुअली 4 महाजनपद बसते हैं और आखिर के अंदर अगर आप देखोगे तो उनमें से एक जो है वो मॉडर्न इंडिया के रूप में कन्वर्ट हुआ सर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आज के क्लास के अंदर ये 3-4 टॉपिक्स के ऊपर देखना है। पहले तो बेसिकली मगध का डेवलपमेंट कैसे होता है एज अ पॉलिटिकल डायनेस्टी। मगध इसके लिए क्योंकि मॉडर्न इंडिया बेसिकली आप देखोगे तो मगध से ही शुरू होता है ना। तो मगध यूज्ड टू बी द एम्पायर्स कैपिटल एज वेल। ओके, मगध में बेसिकली कौन सी डायनेस्टी थी, जैसे एक हर्यक डायनेस्टी आती है मौर्य से पहले, या आप देखने की कोशिश करोगे आपको नंद डायनेस्टी देखने को मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण भी होंगे। ये विदेशी आक्रमण में मैसेडोनियन मतलब कि ग्रीक आक्रमण हुए और पर्शियन यानी कि आपको ईरानी आक्रमण देखने को मिलेंगे। साइरस, डरायस जैसे किंग आपको देखने को मिलता है। जर्सिस जैसे राजा भारत की तरफ आएंगे, भारतीय सैनिकों का उपयोग करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से। तो बहुत सारी आपको डेवलपमेंट मिलती है इस पीरियड के अंदर 6 सेंचुरी बीसी में। और वहां से वी विल सी कि अराउंड 4th सेंचुरी तक आते आते, 4वीं शताब्दी तक आते आते वी विल कम टू नो द मौर्यस विल बी कमिंग टू पावर सर, ठीक है ना, समझे। तो हमको यहां से ये 3 चीजों को देखना है। वी आर सपोज टू सी 3 थिंग्स। इन तीनों चीजों के आधारित हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन प्रकार का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 6 सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी तक का जो पीरियड है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस होते हैं। इसी पीरियड के समय पे एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड लिखता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इसी पीरियड के समय पे हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे जो वैदिक रिचुअल्स और सोशल चेंजेस थे उसमें भी बदलाव होने की शुरुआत होती है। दूसरी साइड के ऊपर जब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बड़े और छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। ये छोटे राज्यों का मर्जर बड़े राज्यों के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली पहले के टाइम के अंदर जो जनपद हुआ करते थे, ये जनपद इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो महाजनपद के अंदर परिवर्तित हुए। तो 6 सेंचुरी बीसी में पहले महाजनपद बना। ये महाजनपद बनने के बाद वहां से बेसिकली आप देखोगे तो साम्राज्य बनने की शुरुआत हुई। मौर्यस को महाजनपद के रूप में नहीं पहचानते, उनको साम्राज्य एम्पायर के रूप में पहचानते हैं। उनका जो पीरियड है उतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ है पूरे भारत के ऊपर, उन्होंने अपना क्या कह सकते हैं कि दबदबा जमा लिया है, तो उनको इसके लिए एम्पायर बिल्डिंग के रूप में पहचानते हैं। तो ये जो एम्पायर बिल्डिंग है इसमें खासियत आपको देखने को मिलेगी कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर मिलता है, कि एक ही राजा है जो सबसे शक्तिशाली बैठा हुआ है। ये एम्पायर बिल्डिंग के अंदर एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं चक्रवर्ती का कंसेप्ट या एकरथ का कंसेप्ट, है ना। एक ऐसा राजा जो एक ही है, बाकी कोई नहीं है, सम्राट, एकरथ सर, है ना। आप देखोगे एक ऐसा राजा जो चक्रवर्ती है कि उसकी बेसिकली जो साम्राज्य है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। His political empire has expanded in all the 4 directions. Okay, तो ये चक्रवर्ती का कंसेप्ट आपको मिलेगा, ये सम्राट का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिली कि 6 सेंचुरी बीसी से लेके करीबन 3rd सेंचुरी तक आते आते, मतलब 600 से लेके 300 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में काफी सारे पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट हुए। सोशल डेवलपमेंट को हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके लिए ना जाते हुए हम लोग खाली और खाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट्स एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किस किस प्रकार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए तो 600 बीसी के आसपास मगध की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस थी और मगध ही बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के रूप में उभर के आई। ये मगध में सबसे पहले आपको हर्यक डायनेस्टी देखने को मिलती है। कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलती है? हर्यक डायनेस्टी देखने को मिलती है। ये हर्यक डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे बिंबिसार। ये बिंबिसार बुद्ध के कंटेम्पररी थे, बुद्ध के साथ उनकी डिस्कशन भी हुई थी। यही मगध के अंदर हमको ये भी पता चलता है कि अजातशत्रु करके एक राजा आता है, वो भी हर्यक डायनेस्टी से था।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मगध के अंदर एक और डायनेस्टी आएगी जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। नाम याद रखेगा, तमिलनाडु बोर्ड के अंदर नहीं दिया गया है, पर मेरा ये मानना है कि आपको ये पता होना चाहिए। सो शिशुनाग डायनेस्टी केम टू पावर, और शिशुनाग के बाद तीसरी डायनेस्टी जो आती है उसका नाम है नंद डायनेस्टी सर, है ना। सो बाय द पीरियड ऑफ नंदास, ओके, है ना, द मगध हैड रीच्ड द पॉलिटिकल, वो अपना क्या कह सकते हैं कि साम्राज्य बना चुके थे, दे हैड मेड देयर एम्पायर सर, ठीक है। और उसके बाद फाइनली वी विल फाइंड कि मौर्यन एम्पायर आएगा, जब फाइनली हमको ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई या मौर्यन डायनेस्टी आपको मिल जाती है सर। खैर, तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये मौर्य में तीन राजा इंपॉर्टेंट है, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार मौर्य और तीसरा बेसिकली अशोका सर, ठीक है ना। अशोक के बाद ऐसा कहते हैं कि मगध का जो साम्राज्य है और मौर्य एम्पायर है वो अल्टीमेटली डिक्लाइन पे चला जाता है। डिक्लाइन में क्यों जाता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, समय मिलता है तो उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि मौर्यस के बारे में हमको किसने बताया कि भारत में ये मगध के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतने हुए, भारत के अंदर ये रिलीजियस डेवलपमेंट इतने हुए, एक्सपांशन ऑफ एम्पायर कितना हुआ, किस तरह से हुआ। तो हमें यहां से सोर्सेस पता होने चाहिए सर, ठीक है। कोई भी डायनेस्टी होती है उसके सोर्सेस के आधारित ही आपका इतिहास लेखन होता है। ये सोर्सेस दो प्रकार के हैं, एक तो है लिटरेचर का सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना। कि भाई हमको जो सिक्के मिले हैं, हमको जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, हमको जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शायद तक मैंने आपको अभिलेखों के बारे में पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये जो भी इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, सिक्के हैं, इनके आधारित हमको ये देखना है कि किस किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट को जब हम लोग ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि मौर्यन इंडिया के समय पे हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर सोर्सेज अवेलेबल है सर, ठीक है ना समझे। खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको ये पता चलता है कि इनको जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है, इनको बेसिकली ब्राह्मणास के अंदर भी मेंशन किया। ब्राह्मणास मैंने आपको बताया था कि वैदिक लिटरेचर का पार्ट है सर, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मौर्यस को काफी सारे लिटरेचर में लिखा गया है सर, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है बट इनको मेंशन कहीं ना कहीं किया गया है। दूसरी एक किताब का नाम है जिसका नाम है महावंश, याद रखेगा। इट्स अ बुक ऑन द पाली लिटरेचर। और श्रीलंका के अंदर, आज का श्रीलंका जिसे हम लोग सीलोन के रूप में उस पीरियड के अंदर पहचानते थे, सीलोन में कैसे बुद्धिज्म पहुंचा है और अशोक ने किस तरह से अपने डॉटर और सन को भेजा था, संघमित्रा और महिंदा, उनके द्वारा बेसिकली बुद्धिज्म जहां पॉपुलर हुआ। तो एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महानामा। महानामा वाज अ बुद्धिस्ट सेंट, ओके ना। इनके पीरियड की बेसिकली मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अदर देन दिस बहुत सारे ग्रीक हिस्टोरियंस इस पीरियड में भारत के बारे में लिखेंगे। अब ग्रीक हिस्टोरियंस क्यों लिखेंगे, तो उसके पीछे की कारण है कि भारत में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि अराउंड 326 बीसी, किसी में 327 भी लिखा है, दोनों में से एक सही हो सकते हैं, करीबन 326 बीसी के आसपास का पीरियड था जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर केम फ्रॉम मैसेडोनिया, आज का जो मॉडर्न डे ग्रीस वाला प्रदेश है, वहां से अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो ये जो अटैक हुआ था भारत के ऊपर, तो उसके साथ बहुत सारे हिस्टोरियंस आए थे, आर्यन जैसे आपको हिस्टोरियंस देखने को मिलेंगे, फिर स्ट्राबो इसके बारे में लिखता है और भी लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो वहां से भी हमको मौर्यस के बारे में पता चलता है सर, ठीक है ना समझे। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल रही है कि किस तरह से मौर्यस में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। दूसरे सोर्सेज जो है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना, पुरातात्विक आधार। ये पुरातत्व में हमको पाटलिपुत्र के शहर के बारे में काफी सारी जानकारी मिल रही है। क्यों पाटलिपुत्र? क्योंकि पाटलिपुत्र को जब एक्सकेवेट किया गया, उसको जब खोदा गया, तो उनमें से काफी सारी चीजें हमको इंफॉर्मेशन के रूप में मिली है सर, ठीक है ना। हमको पता चल रहा है कि किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया है, किस किस प्रकार के मटेरियल्स का उपयोग किया है मौर्यस ने अपने सिटी कंस्ट्रक्शन में, अपने कॉइन्स के अंदर, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी सर, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज हमको यहाँ से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हमको ये पता होना चाहिए। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर खास करके एपिग्राफिकल एविडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस के रूप में पहचानते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि अशोक के द्वारा ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर रॉक एडिक्स को इश्यू करवाया गया था। रॉक एडिक्स पत्थरों के ऊपर लिखे वाले अशोक के लेख है, जहां अशोक ने शिलालेखों के द्वारा अपने विचार लोगों को प्रसारित करने की कोशिश की गई थी। तो अशोक हैड ट्राइड टू मेक श्योर कि हिज आइडिया शुड रीच द मासेस, और उसके जो विचार मासेस के अंदर पहुंचे, इसके लिए अशोक ने यह प्रयत्न किया
कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को समझाया जाए सर, ठीक है। उसमें अशोक ने बहुत सारी बेसिकली भाषाओं का उपयोग किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे भारत के अलग अलग विस्तार में, से फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड कि अशोकाज इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, they are found on the Gangetic plains as well, they are found in central India as well, they are found in Gujarat as well, they are found in Deccan as well, and they are also found in even in South India as well sir, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया कि बहुत सारी स्क्रिप्ट का और भाषा का उपयोग किया। से फॉर एग्जांपल अशोक वांटेड टू कन्वे हिज लैंग्वेज टू द पीपल एंड मासेस टू आइडिया टू द पीपल, तो अशोक स्टार्टेड यूजिंग प्राकृत लैंग्वेज, ओके। और प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज का मिक्सचर बना के अशोक ने बहुत सारे लिपियों का बेसिकली या एडिक्स का उपयोग करते हुए लोगों को अपने मैसेज कन्वे कराए। अब प्रॉब्लम ये था कि अशोक जो अपनी इंस्क्रिप्शन इश्यू करवाता था उसमें अशोक ने अपना खुद का नाम नहीं लिखा था। अशोक वाज मेक श्योर कि मैं अपने आप को प्रियदर्शी के रूप में पहचानूंगा, मैं अपने आप को देवम प्रियसी के रूप में पहचानने की कोशिश करूंगा। तो अशोक बेसिकली वी विल फाइंड कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम नहीं लिखता था। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर पढ़ने की शुरुआत की तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हुआ गए, बोले ये अशोक है कौन भाई, है ना, ये प्रियदर्शी कौन है, ये देवम प्रियसी कौन है, क्योंकि अशोक के बारे में तो लोगों को जानकारी थी, पर ये प्रियदर्शी कौन है या देवम प्रियसी कौन है इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिल रही थी। खैर आखिर के अंदर एक ब्रिटिश बेसिकली ऑफिशियल हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, याद रखेगा। इन्होंने बेसिकली 1837 के अंदर डेसिफर किया और कहा कि ये जो अशोक है यही प्रियदर्शी है, यही देवम प्रियासी है सर, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, हम कभी कभी कहते हैं ना कि शक्तिमान ही गंगाधर है। यहाँ अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ये पता चलेगा कि उसके इंस्क्रिप्शंस का अपना इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। बाकी बहुत सारी किताबों में चक्रवर्ती अशोक के बारे में लिखा गया था, खास करके पुराणों के अंदर, बुद्धिज्म की किताब के अंदर, एंड वी विल फाइंड कि धीरे धीरे लोगों को कंफर्मेशन आ गया कि ये देवम प्रियदर्शी अशोक ही है जो बेसिकली यहाँ से अल्टीमेटली उभर के आया है सर। खैर तो हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ये इंस्क्रिप्शंस का हमको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि एक इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो गुजरात के अंदर आया हुआ है सर, ठीक है। ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, ये गिरनार के अंदर, गिरनार माउंटेन है जूनागढ़ के पास, वहां पे आपको ये मिलेगा सर, ठीक है। इसमें प्राकृत ब्राह्मी की लिपि है सर, है ना। अब सवाल ये आता है कि ये इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, ओके, है ना, समझे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन था ये बेसिकली अशोक के द्वारा बनाया गया था। इससे 4-5 चीजें समझ में आई। पहली चीज तो हमको ये समझ में आ रही कि वाया दिस इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन का उपयोग करके, वाया दिस इंस्क्रिप्शन हमको पहली चीज ये समझ में आ रही है कि अशोक का एम्पायर कितना बड़ा था वो हमको जानकारी मिल रही है। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर सर, ठीक है। दूसरी कहानी आपको ये भी देखने को मिलती है कि अशोक के मृत्यु के बाद भी सर, है ना, करीबन 4 सेंचुरी तक, 400 साल तक हमको यहाँ से देखने को मिलेगा कि इनको याद किया जाता है। अब कैसे याद किया जाता है बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मैंने आपको एक बताया कि ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, से फॉर एग्जांपल ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, पत्थर के ऊपर लिखा गया है। इसमें पहले अशोक का नाम तो मिलता ही है सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अशोक के नाम के साथ साथ हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि दूसरे राजाओं ने भी अपना नाम वहां पे चिपका दिए। आपने कभी कभी हेरिटेज प्लेस के ऊपर गए होंगे, लोग अपना नाम लिख देते हैं सर, इस तरह से। यू आपने देखा होगा दिल विल लगा के बीच में से तीर मारते हुए सर, है ना, कि ठुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी। तो ये भी इंस्क्रिप्शन ही है ना, मॉडर्न डे ब्लेड से या कोई शार्प वस्तु से पेंट के ऊपर ये अपने 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 बेसिकली विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो अशोक के समय पे आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन में अशोक का खुद का नाम तो था, लेटर बेसिकली एक और राजा आया जिसका नाम था रुद्रदामन सर, है ना। रुद्रदामन एक्चुअली पोस्ट मौर्यन पीरियड से बिलोंग करता है। ये महाशय ने अपना नाम भी लिखवाया और अपना मैसेज भी इंस्क्रिप्शन में डाला। इनफैक्ट इसके बाद हमको स्कंदगुप्त करके एक राजा देखने को मिलेगा। ये स्कंदगुप्त जो राजा है वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इनके द्वारा भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं सर, ठीक है। तो एक ही पत्थर के ऊपर हमको बहुत सारे ऑफिशियल्स के नाम देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो रुद्रदामन का नाम मिलता है, अशोक के साथ साथ हमको ये भी जानकारी मिलती है। वी विल फाइंड कि इसके अंदर पुष्यगुप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य का एक वाइसरॉय था, इसकी भी हमको जानकारी मिलती है। वाइसरॉय मतलब प्रोविंशियल गवर्नर के रूप में आपको मिलता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है और हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। इसके सिवाय लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स के अंदर आपको एक किताब देखने को मिलेगी मौर्यस के पीरियड में जिसका नाम है मुद्र राक्षस सर, है ना।
ये विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। अब विशाखदत्त की खासियत ये है कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। मतलब आप क्रोनोलॉजिकली देखने की कोशिश करोगे तो मौर्यन इंडिया इज 325 टू 185 बीसी सर, ठीक है ना, समझे। अगर आप गुप्ता पीरियड को समझने की कोशिश करोगे, से फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी द गुप्ता पीरियड इज अराउंड, वी विल सी कि 320 टू 550 बीसी सी, सॉरी 320 टू 550 सी के बीच में है। मतलब विशाखदत्त के द्वारा जो किताब लिखी गई वो 4th सेंचुरी में है। मौर्यस कब एग्जिस्ट किया करते थे? मौर्यस यूज्ड टू एग्जिस्ट समवेयर इन दी आई वुड से द 3rd सेंचुरी एंड द 4th सेंचुरी बीसी सर, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये किताब करीबन 4th सेंचुरी के अंदर लिखी गई है। 800 साल के बाद भी मौर्यस का रेलेवेंस कितना है वो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस के अंदर लिखा है। तो हमको ये जानकारी मिल रही है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पावर के ऊपर आए और अल्टीमेटली चाणक्य कैसे अल्टीमेटली वी विल सी कि चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करते हैं और आखिर के अंदर मौर्यन एम्पायर को स्टेबिलिटी मिलती है। तो एक राक्षस करके एक मंत्री हुआ करते थे बिफोर द मौर्यस केम टू पावर। उन्होंने प्लान किया था कि हम मौर्यस की जो साम्राज्य है उसको टॉपल कर देंगे। तो एक होता है कोर्ट पॉलिटिक्स और कोर्ट इन ट्रिक्स के थ्रू अपने दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा का साम्राज्य को उठा देना, उसके लिए ये मुद्रा राक्षस को बहुत ही याद रखते हैं सर, ठीक है। तो मौर्यस ऐसे ही पावर के ऊपर नहीं आए सर, ठीक है। मौर्यस मूलतः से पावर के ऊपर आते हैं मगध के अंदर वाया द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास, ओके। ये महाजनपद से ही एम्पायर बिल्डिंग होगा, याद रखेगा। एम्पायर बिल्डिंग बेसिकली रातों रात नहीं होता है। ये 600 बीसी में काम होना शुरू हुआ था। 600 बीसी से लेके करीबन मौर्यस को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको 325 से लेके 185 बीसी तक के पीरियड के अंदर आपको इतने पीरियड में मौर्यस आपको मिलेंगे। तो पहली पिक्चर तो आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि मौर्यस कहां से कहां तक मिलते हैं, उनका किस तरह से रोल रहा है और बेसिकली किस पीरियड में बेसिकली मौर्यस का डेवलपमेंट हुआ। अब थोड़ी बहुत मौर्यस से पहले चीजें देखते हैं कि मौर्यस से पहले कितनी डायनेस्टीज थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मौर्यस वर द 4th डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध और उनके पीरियड में ही एम्पायर बिल्डिंग हुआ सर, ठीक है। तो हम लोग जब मगध की बात करेंगे, क्योंकि मगध ही एक महाजनपद था जहां पे अल्टीमेटली एम्पायर बिल्डिंग हुआ सर, ठीक है। तो उसमें पहले हर्यक डायनेस्टी आती है। कौन सी आती है? हर्यक डायनेस्टी। ये हर्यक डायनेस्टी मगध के बेसिकली जो लोकल डायनेस्टी उनमें से थी। उसके बाद मगध के अंदर दूसरी डायनेस्टी आएगी जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। ये शिशुनाग के बाद तीसरी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है नंद डायनेस्टी, और नंद के बाद मौर्यस आते हैं सर, ठीक है ना, समझो। तो अगर आप टाइम पीरियड देखने की कोशिश करोगे तो इनका पीरियड शुरू होता है 550 बीसी के आसपास के पीरियड के अंदर, एंड दे कंटिन्यूड अप टिल अ ब्रीफ पीरियड, और उसके बाद ग्रेजुअली वी विल सी कि 325 से लेके 185 बीसी तक आते आते द मौर्यस विल कम टू पावर। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग द टाइमलाइन इज, ओके ना। 300-400 साल के अंदर मगध में इतनी सारी डायनेस्टीज आई। यही ट्रांजिशन के समय पे हमको ये पता चलेगा कि मगध में महाजनपद जो थे, छोटे 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 गण संघ हुआ करते थे, उनको एब्जॉर्ब करते 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 फाइनली इनके पीरियड तक आते आते एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत हो गई सर, है ना। तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए पहले तो कि हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्यस, ये चारों डायनेस्टीज के थ्रू मगध का ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम महाजनपदास टू द एम्पायर बिल्डिंग सर, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बातें मगध के अंदर सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में कर देते हैं जिसका नाम है हर्यक डायनेस्टी, की इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कहां से शुरू हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखिएगा कि यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये 16 महाजनपद के अंदर काशी भी एक पावरफुल स्टेट था। वी विल सी कि कौशाल करके भी एक स्टेट हुआ करता था। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काशी करके एक महाजनपद है, यहाँ पे आपको कौशाल करके एक स्टेट देखने को मिलता है, यहाँ पे व्रजीस देखने को मिलेंगे, वृत्स देखने को मिलेगा, छेदीस, अवंतीस, अश्मक मिलता है, मत्स्य मिलता है, शूरसेना मिलता है, कुरु है, पंचाल है, गांधार है, कंबोज है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, कोशिश करोगे तो आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। इसमें बुद्ध का भी एक वंश हुआ करता है। जैसे आप देखोगे तो शाक्य वंश हुआ करता था। शाक्यस वर अंडर दी कौशल डायनेस्टी ऑफ प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत के अंदर में जो कौशल राजवंश का विकास हो उसके अंदर में शाक्यस आपको मिलते हैं सर। खैर,
तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि मगध में हर्यक डायनेस्टी जो है उसका ग्रोथ कैसे हुआ और किस तरह से निकल के आता है सर, ठीक है। तो मगध बेसिकली ये 16 महाजनपद में से था और इनके बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी, सो दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, ओके। इनकी फाइटिंग से ही अल्टीमेटली मगध नंबर 1 उभर के आया है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी थी जिसका राजा बिंबिसार हुआ करता था। यह बिंबिसार के समय पे मगध ने अपना पर्चा लहराने की शुरुआत की सर, ठीक है। इट वॉज अंडर द रूलर ऑफ बिंबिसार ओनली मगध स्टार्टेड लाइक नो अनफर्लिंग इट्स फ्लैग एंड मगध स्टार्टेड डोमिनेटिंग सर, ठीक है। तो कहानी आपको यह देखने को मिलती है कि इनिशियल पीरियड में 16 महाजनपद थे, उनमें से फिर 4 महाजनपद बच के आते हैं जो अंदरों अंदर काफी लड़ाई करेंगे। एक था मगध, दूसरा था कोशाल, तीसरा था व्रजी और चौथा था अवंती सर, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदास 4 महाजनपद बिकेम वेरी डोमिनेंट। ये 4 में से अल्टीमेटली मगध ही बचेगा जो सबको खा जाएगा सर, ठीक है। कौन से 4 थे? एक तो था अवंती, एक तो था व्रत्स, एक तो था व्रजी या वज्जी कहते थे, और एक आपको मगध खुद देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। ये चारों के चारों महाजनपद अल्टीमेटली इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि इनके बीच में पावर स्ट्रगल होने की शुरुआत हुई। एक दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा, आपको ये भी देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। इसी के अंदर से मगध एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में या स्टेट के रूप में उभर के आया, आपको ये जानकारी भी मिलती है। ये मगध के अंदर बेसिकली बिंबिसार करके जो राजा था, इसकी कहानी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। बिंबिसार ही था जिसने मगध का साम्राज्य बढ़ाने की शुरुआत की। अब सवाल यह आता है कि भाई इतने सारे स्टेट्स थे, इसमें बिंबिसार करके राजा का क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है, और बिंबिसार कैसे अपने साम्राज्य का विस्तरण करेगा। तो याद रखिएगा कि इतिहास के अंदर 2 चीजें गवाह है। पहली चीज जो इतिहास में गवाह है वो है एक्सपांशन थ्रू वॉर सर, ठीक है ना। लड़ाई करने के बाद, बैटल्स करने के बाद आप जब युद्ध को जीतते हो तो एक विस्तार का एनेक्सेशन कर देते हो, उसका अपना विलय कर देते हो, अपना मर्जर कर देते हो सर, ठीक है। तो मगध में भी ये हुआ कि बिंबिसार के द्वारा इनिशियली लड़ाइयां की गई और काफी सारे एरियाज में उन्होंने एनेक्सेशन करवा दिया। दूसरा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि वाया मैट्रिमोनियल अलायंसेस, है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है मगध के इतिहास के अंदर, जहां बिंबिसार जैसे शासक के द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंसेस को प्रमोट किया जाता है। उसने एक से अधिक शादियां की, ये शादियों के थ्रू उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गेन की। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैट्रिमोनियल अलायंस से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है? आती थी और आती है आज की तारीख के अंदर भी। जब आप अपने प्रतिस्पर्धी, या मैं कह सकता हूं कि आपकी एक एडवर्सरी स्टेट है, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बांधते हो तो वो समधी जी समधन वाला रिश्ता बन जाता है। तो सामान्य रूप से ये माना जाता है और ये सोचा भी जा सकता है कि आप हमारे समधी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए सर, ठीक है। वी शुड नॉट अटैक अवर रिलेटिव्स और द रिलेटिव्स ऑफ आवर सन और डॉटर इन लॉ। द रीजन इज दैट कि अगर इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो एक सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा एक प्रश्न निकल के आता है। तो जहां जहां शादी की जाती थी बिंबिसार के द्वारा अपने रिलेटिव्स के, वहां वहां हमको ये पता चल रहा था कि इनके बीच के जो जो रिलेशन है वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती थी। सो वेरेवर बिंबिसार यूज्ड टू मैरी ऑफ, जहां जहां बिंबिसार अपनी शादियों को करवाता था, वहां वहां हमको पता चलेगा कि उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती थी, वहां से आक्रमण होने की शक्यता नहीं थी। बिंबिसार को यही चीज चाहिए थी और वही चीज उसको मिल भी जाती है। तो दिस इज द प्राइम रीजन, ये एक सबसे मुख्य कारण निकल के आया जहां मगध को स्टेबिलिटी मिलती है सर, ठीक है ना। ये बिंबिसार ही था जिसने अलग अलग प्रकार की मैट्रिमोनियल अलायंसेस की सर, है ना। याद रखेगा, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राजा के द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस के ऊपर अपने रिलेशंस को डेवलप करवाते हुए उसने अपने आप को स्टेबल किया था सर, ठीक है। तो इट वाज बिंबिसार ओनली हु एक्चुअली स्टार्टेड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये जानकारी मिलती है कि उसने उस पीरियड में कोशाल के राजा प्रसन्नजीत, उसकी सिस्टर को उसने शादी कर ली सर, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने क्या किया कि कौशाल स्टेट जो आज का अयोध्या वाला रीजन है, वहां पे अपनी रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया और प्रसन्नजीत की सिस्टर के साथ शादी कर दी और काशी नाम का एक महाजनपद जो मगध के जस्ट नजदीक में है, क्योंकि ये आज का वाराणसी है सर, ठीक है, उसको दहेज में मिल जाता है या शादी में मिल जाता है कि चलो गिफ्ट के रूप में हम आपको ये देते हैं क्योंकि आप हमारे जमाई बन गए हो सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको क्या देखने को मिलता है, वी विल फाइंड कि उसको काशी नाम का जो शहर था, जो महाजनपद था,
उसको शादी में गिफ्ट के रूप में मिल जाता है सर, ठीक है। अब आप ही समझने की कोशिश करिए, आपको अब एक विस्तार से आक्रमण होने की शक्यता बंद हो गई है, वो है आज का अयोध्या वाला रीजन। तो मगध को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए दोस्तों, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ भाई, स्वाभाविक रूप से आपको मिलती है सर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से टाइप करिएगा कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हिस्ट्री ऑप्शनल में तो इसको बाकायदा 20-20 मार्क करके सवाल आता है कि हाउ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हेल्प्ड इन द एम्पायर फॉर्मेशन इन द एंशिएंट इंडिया सर, ठीक है। एंशिएंट तो छोड़ दीजिए, आपको मिडिवल इंडिया की बात करता हूँ, अकबर की। What अकबर डिड विद द राजपूत्स, ओके, अकबर ने क्या किया राजपूत शासकों के साथ? अकबर को ये चीज पता थी कि भाई मेरे को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है मेरे साम्राज्य के अंदर, तो एक ही रास्ते से आ सकती है। बोले क्या है? कि मैं मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दूं राजपूतों के साथ। इनके साथ अगर मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करूंगा तो ये मेरे लिए भी फायदे कारक है, और दूसरा मेरे को उनके साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और वो अल्टीमेटली मेरे साथी बन जाएंगे। तो अंबर करके स्टेट था, जयपुर करके स्टेट था, वहां पे किया। जैसलमेर के साथ आपको, जोधपुर के साथ आपको देखने को मिलेगा। जहांगीर शाहजहां continued to follow the policies of matrimonial alliances with the Rajputs, and this actually resulted in the stability of Mughal Empire, and the Rajputs became one of the trusted allies of the Mughals, so and they were actually helping the Mughals in expansion of empire as well। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो आपको ये मिलेगा। वही चीज आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर बिंबिसार के द्वारा भी की गई है। बिंबिसार ने प्रसन्नजीत की बहन के साथ शादी कर दी, कौशाल देवी के साथ। बिंबिसार और प्रसन्नजीत के बीच में रोटी बेटी का संबंध एस्टेब्लिश हो गया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण तो नहीं करेंगे। दूसरा, काशी नाम का शहर उसको फ्री में मिल गया, काशी ही गॉट एज अ गिफ्ट होके। अब काशी गिफ्ट में मिलने के कारण फायदा ही होगा सर, है ना, अल्टीमेटली बिंबिसार को। तो होता क्या है कि बिंबिसार वॉज वर्किंग वेरी फाइनली सर, है ना। बिंबिसार ने एक से अधिक शादी की, उसने प्रसन्नजीत की बहन के साथ तो शादी की, उसने व्रज्जी करके जो किंगडम है वैशाली वाला, वहां पे लिच्छावी कुल आपको देखने को मिलता है, उनके साथ भी उसने शादी कर दी सर, ठीक है। ही मैरिड विद द लिच्छावीज एज वेल। लिच्छावीज वर वन ऑफ द गणसंघास ऑफ द पोस्ट मॉडर्न इन द प्री मॉडर्न इंडिया, और उनके साथ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। एक माद्रा करके क्लैन हुआ करता था, ये क्लैन आज के पंजाब वाले रीजन में आपको मिलेगा, हिमाचल से लेके पंजाब वाले रीजन में। तो आप समझने की कोशिश करें, उसने एक से ज्यादा शादी करने के बाद मगध को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे दी। ये स्टेबिलिटी का फायदा ये था कि मगध के ऊपर अब विदेशी आक्रमण होने की शक्यता बहुत ही कम हो जाती है। स्वाभाविक था कि भाई ये 3-4 राज्य वैसे थे जो उनके समधियों के राज्य के रूप में पहचाने जाते हैं, और वो ऑब्वियस था कि मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो हम ये बेसिस के रूप में समझ सकते हैं मगध के इतिहास को, और इसी बेसिस के रूप में सबसे पहले हमको एक आइडेंटिटी मिलती है कि उसने क्या किया। उसने अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। जैसे अवंती करके एक राज्य था, अवंती आज का मॉडर्न डे आपका उज्जैन वाला रीजन है। बिंबिसार को पता था कि मैं क्यों लड़ाई करूं। बिंबिसार न्यू दैट कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग विथ माई एडवर्सरीज, अगर वो मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। तो जहां जरूरत नहीं थी वहां पे उसने बेसिकली अटैक नहीं किया, उसने आजू बाजू के स्टेट्स के साथ अटैक कर दिया। जैसे अंग करके एक महाजनपद आपको देखने को मिलता है। अंग बेसिकली आज के बिहार का ईस्टर्न बिहार है, भागलपुर वाला रीजन आपको मिलता है। वहां पे उसने अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करते हुए अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। तो इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अंग करके महाजनपद है। ये अंग करके महाजनपद को जब उसने जीता तो उसके कारण उसको और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अवंती के साथ अच्छे रिलेशंस, कौशाल के साथ रोटी बेटी के संबंध बांधना, अंग को एनेक्स कर देना, वैशाली के अंदर जो व्रजी किंगडम था वहां पे लिच्छावी थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, काशी को अपने साथ में ले लेना, तो क्योंकि उसको गिफ्ट में मिला था दहेज के रूप में। तो आप समझने की कोशिश करिए कि मगध पॉलिटिकली और मिलिटरली बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बिंबिसार न्यू दैट की by settling the political and social relations with the local dynasties, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। इनफैक्ट उन्होंने बुद्ध की भी मदद ली, उन्होंने बुद्ध को सबसे ज्यादा पेट्रोनाइज किया। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने जब संसार छोड़ा था तो वो सबसे पहले पाटलिपुत्र की तरफ गए थे। उन्होंने जब अपना घर छोड़ दिया था, जिसे हम लोग ग्रेट रेनांसेशन के रूप में पहचानते हैं, महाभिनिष्कर्म के रूप में पहचानते हैं, तो बुद्धा वेंट टू पाटलिपुत्र इवेंचुअली टू डिस्कस विद बिंबिसार। बिंबिसार ने उनको ऑफर भी किया, उनको कहा कि महाराज आप यहाँ पे रुकिए। बुद्ध कहते हैं कि अभी नहीं, मैं कभी बाद में आऊंगा सर। खैर, तो इस तरह से हमको ये जानकारी मिल रही है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ये बिंबिसार के बाद ग्रेजुअली हमको ये देखने को मिलता है कि अजातशत्रु पावर के ऊपर आए। अब देखिए, अजातशत्रु की कहानी आपको अलग से ही देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। हर एक डायनेस्टी के 3 राजा आपको देखने को मिलता है। पहला मिलता है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अगर आप दूसरा राजा देखने की कोशिश करोगे तो उनको कहते हैं अजातशत्रु।
अब अजातशत्रु की स्टोरी अलग है सर, ठीक है। क्यों स्टोरी अलग है? क्योंकि हमको ये जानकारी मिल रही है कि इसने अपने फादर को मार के गादी अपने अपने हाथ में ले ली सर, ठीक है। अजातशत्रु किल्ड हिज ओन फादर एंड देन ही कैप्चर्ड पावर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं फेट्रीसाइडल रिलेशंस, ओके ना, पेट्रीसाइडल रिलेशंस, ओके ना। अपना ही संतान अपने फादर की, अपने भाई की हत्या करके या उनको हटा के पावर के ऊपर आता था। काफी बार आपको इस प्रकार की घटनाएं आपको मिल गई है। अब आप देखें, पूरा महाभारत इसी के ऊपर है, फेट्रीसाइडल और पेट्रीसाइडल रिलेशंस के ऊपर, जहां भाई भाई अल्टीमेटली लड़ाई करते हैं फॉर द पावर। बट खैर, उसमें एथिकलिटी का एक एस्पेक्ट था, यहाँ पावर का एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। अजातशत्रु इनको मार के बेसिकली पावर को कैप्चर करते हैं। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि बिंबिसार ने एक से ज्यादा शादी की थी, he had married multiple women and there was absolutely a chaos in the हरियणका डायनेस्टी। द रीजन इज दैट कि बिंबिसार के दूसरे संतान भी थे, वो भी पावर के ऊपर क्लेम कर रहे थे कि हम उनके सच्चे वारिस है, वी आर द ट्रू लाइक नो डिसेंडेंट्स ऑफ बिंबिसार एंड द पावर शुड बी गिवन टू अस। अजातशत्रु चाहता नहीं था कि ये चीज हो जाए, तो अजातशत्रु ने अल्टीमेटली विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह करने के बाद उसने बेसिकली अपने फादर को मार दिया सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि बिंबिसार अपने फादर को मार के पावर के ऊपर तो आता है सर, है ना, बट क्या बाकी सारी डायनेस्टीज इसको एक्सेप्ट करेंगी सर, ठीक है ना, समझे। तो प्रसन्नजीत को इस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रसन्नजीत का क्यों? क्योंकि प्रसन्नजीत तो बिंबिसार के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशंस करके बैठा था। प्रसन्नजीत द रूलर ऑफ कोशाला हैड एक्चुअली स्टाइड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, ओके। तो उसको समझ में आया कि उसकी बहन विधवा हो गई है ना, क्योंकि इसकी सिस्टर थी कोशाल देवी। कोशाल देवी हैड मैरिड बिंबिसार, और जब बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है अजातशत्रु के द्वारा, तो इट वाज वेरी मच क्लियर कि हिज सिस्टर बिकेम अ विडो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड थिंग इज, अजातशत्रु को ये भी समझ में आया कि भाई मेरे जो रिलेटिव्स है सर, है ना, मामा लगते थे उसके एक्चुअली में, तो वो बेसिकली काशी के जो किंगडम है उसको वापस ले रहे हैं। तो प्रसन्नजीत ने क्या किया कि बिंबिसार की हत्या के बाद काशी ले लिया सर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिंबिसार को गिफ्ट दिया था, ना कि अजातशत्रु को सर, है ना। तो इस बेसिस के रूप में अजातशत्रु और प्रसन्नजीत के बीच में लड़ाई हो जाती है। देयर इज अ कॉन्फ्रंटेशन और मिलिट्री बैटल बिटवीन द मगध एंड द कोशाल किंगडम सर, ठीक है। कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि प्रसन्नजीत बहुत ही मेहनत करता है कि भाई कैसे भी करके वी विल फाइंड कि वो मौर्यस को या मगध के डायनेस्टी के अंदर जो अजातशत्रु था उसको हटाए, बट वो कर नहीं पाता है। और आखिर के अंदर हमको ये जानकारी मिली कि अजातशत्रु का जो लड़का था वो बहुत ही कमजोर था, उसके पीरियड में विद्रोह हुआ और मगध अल्टीमेटली, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, कोशाल राज्य को जीत जाएगा। तो आप पकड़ने की कोशिश करिए कि कहानी आपको क्या मिलती है सर, ठीक है। मगध ने कोशाल को भी जीत लिया है। दे हैड वॉन ओवर कोशाल, द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ एट दैट टाइम। प्रसन्नजीत के मृत्यु के बाद मगध के अंदर कोई बचता ही नहीं है, सॉरी, कोशाल के अंदर कोई बचता ही नहीं है जो कोशाल की रक्षा कर पाए, कोशाल को बचा पाए सर, ठीक है। दूसरी कहानी आपको बिंबिसार की देखने को, अजातशत्रु की देखने को मिलेगी। वो है अजातशत्रु अपने ही बेसिकली रिलेटिव्स के साथ लड़ाई करता है, वो है लिच्छावीस। अब बिंबिसार ने लिच्छावियों के साथ भी शादी की थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिंबिसार ने एक से ज्यादा शादी की थी, लिच्छावियों के साथ की थी, मादरा के साथ की थी, कोशाल के साथ की थी। बिंबिसार लिच्छावियों के साथ भी लड़ाई करता है। करीबन 15 साल तक उसने बेसिकली लिच्छावियों के सामने आक्रमण किया। कितना? 15 ईयर्स। और वहां पे साम दान दंड भेद अलग अलग प्रकार की नीतियों का उपयोग करके उसने लिच्छावियों का भी विलय कर दिया मगध के साम्राज्य के अंदर। इस बेसिस के रूप में काफी लोग ये कहते हैं कि अजातशत्रु उस पीरियड में शायद बुद्धा को भी मिले होंगे और बुद्ध ने उनको सलाह भी दी थी, उनके बीच में डिस्कशन भी हुआ था कि क्या करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कौशल। इनफैक्ट अजातशत्रु और बुद्ध की एक किताब के ऊपर भी डिस्कशन है जिसका नाम है श्रमणफाल सूत्र। नाम याद रखेगा, श्रमणफाल सूत्र। श्रमणफाल सूत्र इज अ डिस्कशन ऑन दी अदर श्रमणिक ट्रेडिशन, जैसे आजीविका हुआ करते थे, जैसे नियतिवादी हुआ करते थे, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, भौतिकतावादी हुआ करते थे। इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है सर, ठीक है। तो अजातशत्रु तक आते आते ये मगध के शासक बहुत ही स्ट्रांग हो चुके थे, दे बिकेम वेरी पावरफुल सर, ठीक है। और अजातशत्रु के बाद मगध के अंदर वी विल फाइंड कि जो शासक आए, जो आखिर के पावरफुल शासक थे, जिनका नाम था उदयीन। क्या नाम था? उदयीन। बट ऐसा कहते हैं कि उदयीन तक आते आते ये लोग कमजोर हो चुके हैं।
उदयन का एक ही इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने राजगीर की जगह पाटलिपुत्र के अंदर अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कराया सर, ठीक है, ये याद रखेगा सर, है ना, कि हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, इट वाज द किंग उदयन हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र सर, ठीक है ना, समझे। तो हमको ये पता चलता है कि पहले राजगीर हुआ करता था, राजगीर बिंबिसार और अजातशत्रु के समय पे था, पटना के पास ही है, पर इन्होंने पाटलिपुत्र के अंदर शुरुआत कर दी। अब हुआ क्या कि उदयन के बाद जो मगध की डायनेस्टी है, वो मगध की डायनेस्टी में हर्यका डायनेस्टी की जगह दूसरी डायनेस्टी है जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। ये शिशुनाग डायनेस्टी करीबन 380-400 के आसपास पावर के ऊपर आती है। ऐसा कहता है कि शिशुनाग करके एक वाइसरॉय हुआ करते थे। शिशुनाग काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये इनके गवर्नर थे, इनके ऑफिशियल हुआ करते थे, मगध के अंदर ही आमत्य हुआ करते थे। आपको पता होगा कि आमत्य इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म इन द मौर्यस एंड इवन इन द प्री मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना। तो ये जो भी ब्यूरोक्रेट्स है ना, जैसे आज के आईएएस ऑफिशियल जिसके लिए आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो और सपने देख रहे हो कि भाई मैं भी आईएएस बनूंगा सर, ठीक है, तो आमत्य उस पीरियड के अंदर हुआ करते थे शिशुनाग। ये आमत्य ने ही एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की जिसे हम लोग कहते हैं द शिशुनाग डायनेस्टी सर, ठीक है। तो हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि शिशुनाग डायनेस्टी का इतिहास कैसे, कहां से कहां चलता है, किस तरह से शिशुनाग डायनेस्टी का ग्रोथ होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शिशुनाग बेसिकली वाज अ वाइसरॉय ऑफ बनारस, मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो आमत्य थे बनारस के, हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने हर एक डायनेस्टी की गाड़ी पलटा दी और अल्टीमेटली पावर के ऊपर आए। ये शिशुनाग डायनेस्टी 50 इयर्स तक रूल करती है, करीबन 50 साल तक सर, ठीक है। और आखिर के अंदर ये शिशुनाग डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हो गया सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि शिशुनाग डायनेस्टी में दो राजा इंपॉर्टेंट है, एक शिशुनाग और दूसरा काल अशोक, है ना। काल अशोक के द्वारा वी विल सी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का इंपॉर्टेंस अगर आपको जानकारी होगी तो ये वो पीरियड था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है, सेकंड सर, है ना, माय बैड सर, ठीक है। पहली अजातशत्रु के द्वारा बुलाई जाती है, लेट अस एक्चुअली रिफॉर्म दिस, ओके ना, समझे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके द्वारा बुलाई जाती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको जानकारी होगी तो अजातशत्रु के द्वारा बुलाई जाती है। मैंने आपको शायद तक पिछले क्लास के अंदर बुद्धिज्म के अंदर पढ़ाया भी था कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है सर, ठीक है ना, समझे। सो काल अशोक के द्वारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की शुरुआत हुई, ही वाज द वन हु स्टार्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड वी विल फाइंड कि काल अशोक और शिशुनाग डायनेस्टी के समय पे तो इनका थोड़ा ठीक ठाक चलता है। लेटर ऑन इनकी डायनेस्टी को टॉपल कर दिया जाता है बाय अ किंग कॉल्ड एज महापद्मा नंदा सर, ठीक है। तो वहां से ही वी विल फाइंड कि मगध में तीसरी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। कौन सी डायनेस्टी है? नंदा डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखिएगा कि महापद्मा नंदा was the founder of the नंदा डायनेस्टी सर, ठीक है। और ये महापद्मा नंदा ही थे, इनके समय पे हमको ये जानकारी मिल रही है कि नंदा डायनेस्टी का एक्सपांशन होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो नंदास बिकेम द एम्परर ऑफ मगधा समवेयर इन 326 बीसी सर, है ना, समझे। सो ऐसा कहते हैं कि नंद डायनेस्टी बहुत ही प्रोमिनेंट थी, इनके समय के दौरान ही हमको ये पता चलता है कि एम्पायर बिल्डिंग हुआ। ये नंदास ही थे जिनके समय पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भारत का जो नक्शा है ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर नंदा डायनेस्टी ने डोमिनेट किया था। नंदास के लिए इतिहास में लिखा गया है कि दे आर द फर्स्ट एम्परर बिल्डर इन दी कंट्री सर, ठीक है ना। भारत में सबसे पहला साम्राज्य किसी ने बनाया था तो वो नंद डायनेस्टी ने बनाया था, ऐसा ऐतिहासिक रूप से हमको तथ्य मिलते हैं। इनफैक्ट महापद्मा नंदा की जो मैं अभी बात कर रहा था, जिन्होंने बेसिकली नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की, ये अपने आप को सर्वशात्रंग कहेंगे। सर्वशात्रंग का मतलब यह है कि ही क्लेम्स कि आई हैव अपरूटेड ऑल दी डायनेस्टीज ऑफ द क्षत्रिय किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सर्वशात्रंग बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू ये अपने आप को लेजिटिमाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उत्तर भारत के जितने भी राजा थे शक्तिशाली, उन सबको पलटा के अपनी डायनेस्टी का मैंने फाउंडेशन किया है सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में we will come to know about the नंदा डायनेस्टी coming to power। ये नंदा में हमको ये पता चलता है कि महापद्मा नंद थे जिन्होंने इनकी शुरुआत की, इन्होंने ही शिशुनाग वंश के राजाओं को खत्म कर दिया और इनके समय पे ही हमको ये जानकारी मिल रही है कि एम्पायर एक्सपांशन होता है और इसी के कारण नंदास को कहते हैं द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले कोई डायनेस्टी ने सबसे बड़ा एम्पायर किसी ने बिल्ड किया था वो नंदास थे, इनके बाद ही मौर्यस आएंगे सर, ठीक है। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि इन्होंने काफी सारा डोमिनेशन किया। महापद्मा नंदा और महापद्मा नंदा के साथ साथ
उनके बहुत सारे हमको राजा देखने को मिलेंगे। इन सबको नवनंदा के रूप में भी पहचानते थे। अब ऐसा क्यों था सर, ठीक है, वाई देवर कॉल्ड एज नवनंदास, ओके ना, याद रखेगा। नंदास में इनके 8 संतान भी साथ में रूल कर रहे थे, ही हैड 8 सन्स। और महापद्मा नंदा के साथ उनके 8 संतानों को इकट्ठा करेंगे तो क्या कहेंगे, नवनंदास के रूप में कंसीडर करेंगे। नव का मतलब क्या होता है, 9, दैट इज द रीजन द नंदा डायनेस्टी इज कॉल्ड एज द नवनंदास, ओके। So what do we see over here कि the Mahapadma Nanda and the Nanda dynasty actually continued to rule for a very brief period, almost 50 years के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा ही बेसिकली सर्वशतरांग का टाइटल दिया गया। सर्वशतरांग का मतलब क्या होता है कि इन्होंने बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जितने भी क्षत्रिय किंगडम्स थे उनको टॉपल कर दिया, और टॉपल करने के बाद अपने आप को सर्वशतरांग का कहते हैं सर, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, है ना, दी नंदास एक्सटर्मिनेटेड का मतलब है कि सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। Many Kshatriya clans and subjugated the Kshatriya ruled kingdoms which still had retained a degree of autonomy authority, thus creating a centralized state, sir, ठीक है ना, समझे। तो ये बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि नंदा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। ये नंदासी थे जिनको बेसिकली ओरिजिन के अंदर काफी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि दे वर नॉट अ क्षत्रिय डायनेस्टी। इनको कभी कभी अनंत कुल के रूप में भी कहा गया है। अनंत कुल का मतलब क्या है कि इनका ओरिजिन क्या है वो किसी को नहीं पता है। कोई कहता है कि ये शूद्र वंश हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी अ डायनेस्टी जहां इनकी जो बैकग्राउंड है वो शूद्र ओरिजिन की थी। शायद तक हो भी सकता है, शायद तक नहीं भी है। बुद्धिज्म में कहा गया है कि इनका कुल जो है, मतलब कुल का मतलब इनका जो फैमिली ओरिजिन है वो बहुत ही पुराना है, अनंत काल है, आदि काल से बेसिकली मिलता है सर। खैर, तो इसमें आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वो इंस्क्रिप्शन इश्यू किया गया था खारवेल के द्वारा। खारवेल कौन था? खारवेल वाज द किंग ऑफ उड़ीसा एट दैट टाइम, जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आते हैं। इन्होंने पोस्ट मौर्यन पीरियड के समय पे कलिंगा के ऊपर अपना जब एस्टेब्लिशमेंट किया तो इन्होंने हाथी गुफा नाम की गुफा बनाई। ये कहां पे बनाई है? भुवनेश्वर के पास एक गुफा है जिसका नाम है उदयगिरी माउंटेन्स। उदयगिरी माउंटेन्स के अंदर उन्होंने हाथी गुफा का निर्माण कराया। ये हाथी गुफा के निर्माण में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किंग नंदा ने एक एक्वेडक्ट बनाया था करीबन 100 साल पहले, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर मगध में तो मौर्यस आएंगे और मौर्यस के बाद अल्टीमेटली एक खारवेल आता है सर, ठीक है ना, समझे। एक्वेडक्ट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्वेडक्ट? ओके ना, समझे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली, ओके ना। सो देयर इज दिस इंस्क्रिप्शन अबाउट दी नंदा डायनेस्टी सर। अब आप समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंगली कहानी मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन का नाम है जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना। हम लोग तोड़ ताड़ के पढ़ रहे हैं। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहां से मिलता है? ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है फ्रॉम द कलिंग सर, ठीक है ना। कहां से मिलता है? कलिंग से मिलता है। कलिंग बेसिकली उस पीरियड के अंदर रूल कर रहे थे राजा खारवेल। ये खारवेल करके जो राजा है ये पावर के ऊपर आते हैं करीबन 200 बीसी के बाद सर, ठीक है ना, समझे। सो समवेयर इन 200 बीसी या 150 बीसी के आसपास ये कलिंग राजा, खारवेल राजा आए थे। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इश्यू कराया था। ये इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपने जैनिज्म के बारे में लिखा है कि मैं जैनिज्म में हूं। इन्होंने ये भी लिखा है कि नंदा डायनेस्टी जो है ये भी शायद जैनिज्म के साथ जुड़ी हुई है, और इन्होंने ही नंदा के बारे में एक टर्म लिखा है एक्वेडक्ट का सर, है ना। अब ये सवाल आता है ये एक्वेडक्ट है क्या सर, ठीक है ना, समझे। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एक्वेडक्ट? ओके, ये तो सवाल आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, मेरे को भी आना चाहिए, भाई ये एक्वेडक्ट है क्या सर, है ना। तो इरिगेशन सिस्टम को समझते हो सर, है ना। ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर राजाओं को पता था कि रेवेन्यू कैसे बढ़ानी है। इन द अर्लियर डेज द किंग ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट एक्सपांशन ऑफ रेवेन्यू, और राजाओं को ये एक विचार में आता था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या रास्ता किया जा सकता है। ये रेवेन्यू बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव था इसमें ही वी विल फाइंड कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी था सर, ठीक है ना। नंदास ने क्या किया था कि पूरे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट कर दिया था। दे हैड डोमिनेटेड द नॉर्थ इंडिया, और उनको पता था कि इरिगेशन बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो ही बेसिकली रेवेन्यू बढ़ेगी स्टेट की सर, है ना। तो नंदास वर द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें उन्होंने एक्वाडक्ट बनाया था। एक्वाडक्ट की खासियत क्या होती है कि सामान्य रूप से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ये नदी जा रही है, देयर इज अ रिवर गोइंग ऑन सर, ठीक है।
ये रिवर का फ्लो ऐसा है, यहां से लेके यूं तक जा रही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब आपको एक कैनॉल बनानी है। अब कैनॉल की डायरेक्शन ऐसी है सर, है ना, सो द कैनॉल इज ऑन दिस डायरेक्शन। ओके ना, समझे कि नहीं समझे? अब सवाल ये है कि कैनॉल को कैसे आप बेसिकली पास ऑन कराएंगे, क्योंकि नीचे से नदी जा रही है, तो आप क्या कहते हो कि कैनॉल को लिफ्ट करते हो सर, ठीक है। सो यू लिफ्ट द कैनॉल, आपने एक ब्रिज बना दिया पानी को पास ऑन करने के लिए सर, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखा है कि जो नदी है वो नीचे से जाएगी सर, सुनिए मेरी बात, नदी जो है वो नीचे से जाती है सर, ठीक है। रिवर इज बिलो एंड द कैनॉल इज ऑन द टॉप ऑफ द रिवर। और इस फिनोमिना को कहते हैं, या इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं एक्वेडक्ट सर, ठीक है। नदी जब नीचे से जा रही है और कैनॉल उसके ऊपर से जा रही है, ये फ्लाईओवर जैसा हो गया है सर, ठीक है। यहां से पानी का रास्ता जा रहा है, यहां नदी को सॉरी यहां नीचे से नदी जा रही है, पानी का रास्ता, ये कैनॉल है, कैनॉल को अपने फ्लाईओवर बना दिया सर, ठीक है। नंदाज ने उस पीरियड में फ्लाईओवर बनाया था। कैन यू इमेजिन दिस पार्ट, है ना, आप सोच सकते हो कि नंदा डायनेस्टी हैड बिल्ट अ फ्लाईओवर फॉर अ कैनॉल सो दैट द वाटर अवेलेबिलिटी इज देयर अक्रॉस द टाइम सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो कैनॉल को ऊपर बनाया, नदी को नीचे बनाया, इसको एक्वाडक्ट कहते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये एक्वाडक्ट बेसिकली नंदा डायनेस्टी ने बनाया था। ऐसी जानकारी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलती है सर, ठीक है ना। ये याद रखेगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा इशू किया? खारवेल के द्वारा इशू किया गया है। खारवेल कौन था? खारवेल पोस्ट मौर्यन इंडिया के अंदर राजा के रूप में आया था। कब आया था? पोस्ट मौर्यन, जब मौर्यस का डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद वो सत्ता के ऊपर आते हैं, तो भी उन्होंने नंद वंश के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिलती है कि ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू नंदा की एम्पायर के बारे में भी हमको जानकारी मिल रही है, और नंदास के अंदर हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को और काफी सारी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। अब देखिए कि नंदा डायनेस्टी जो है, ये वो डायनेस्टी है जिनके समय पे ही विद्रोह होता है, ठीक है ना, समझे? सो यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि नंदा डायनेस्टी में एक राजा आते हैं जिसका नाम है धनानंद सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? अब धनानंद का इंपॉर्टेंस ये है कि धनानंद जब पावर के ऊपर थे, व्हेन ही वाज इन पावर, रिवॉल्ट टुक प्लेस, उनके समय पे एक विद्रोह हुआ। ये विद्रोह अल्टीमेटली आप देखोगे तो नंदा को उथला के चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की जो जोड़ी है उसको पावर के ऊपर लेके आएगा। इनफैक्ट ये पीरियड को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। When the Nandas were ruling over India, we will see कि there was a crisis going on in the northwest part of the country. जब नंद डायनेस्टी भारत के ऊपर शासन कर रही थी, तो आज के उत्तर पश्चिम डायनेस्टीज में, खास करके उत्तर पश्चिम इंडिया के अंदर हमको ये जानकारी मिल रही है कि विदेशी आक्रमण हो रहे हैं सर, ठीक है। सो व्हेन द नंदास वर रूलिंग ओवर मगध एंड दे वर रूलिंग ओवर द डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, उन्होंने इन सब रीजन्स को कैप्चर करके रखा था, तब हमको ये जानकारी मिल रही है कि आज के उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे सर, ठीक है। इनफैक्ट भारत में जब नंदास रूल कर रहे थे तब अलेक्जेंडर की एंट्री हो चुकी है, पता होगा आपको सर, ठीक है ना। अलेक्जेंडर वाज एक्चुअली कंटेम्पररी टू अ किंग कॉल्ड एज धनानंद। धनानंद करके जो राजा है उनके कंटेम्पररी थे सर, ठीक है, याद रखेगा। और ऐसा कहते हैं कि जब सिकंदर आया एक ग्रीक आक्रमणकारी के रूप में, तो उस पीरियड में तक्षशिला के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंभी। अंभी बेसिकली जो तक्षशिला के राजा थे, सुनिए मेरी बात, है ना, तक्षशिला के राजा हुआ करते थे अंभी। ये अंभी ने अलेक्जेंडर के सामने अपने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब ये होता है कि अलेक्जेंडर के सामने उसने सरेंडर कर दिया। तक्षशिला में ही उस पीरियड के अंदर वी विल फाइंड एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। अब तक्षशिला में टीचर के रूप में इनका क्या इंपॉर्टेंस था तो कभी बाद में चर्चा करेंगे, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि तक्षशिला यूज्ड टू बी एन एजुकेशन सेंटर। करीबन 6th 7th सेंचुरी के ट्रांजिशन से ही हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि तक्षशिला के अंदर शिक्षा के संस्थानों का विकास होना शुरू हो चुका है। एंड व्हेन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन टुक प्लेस ओवर इंडिया, जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से, तो तक्षशिला के टीचर से चाणक्य वो पहुंच गए धनानंद के कोर्ट में और धनानंद को समझाया कि ये राजन, भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण का प्रभाव हो रहा है, तुम्हें तात्कालिक रूप से इसके लिए कुछ आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे और आपको अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उस पीरियड में धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया, चाणक्य के। बोले, हे मूर्ख ब्राह्मण, तू राजा को सलाह देने आया है? हाँ, यू मैड ब्राह्मण, क्योंकि बेसिकली ही वाज अ टीचर। ब्राह्मणों को बेसिकली टीचरों को ब्राह्मण की उपाधि मिलती थी।
तो हे मूर्ख ब्राह्मण, तू राजा को सलाह देने आया है? तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें जेवरात चाहिए मेरे से, इसके लिए तुम मुझे इस तरह से बहकाने के लिए आए हो सर? तो चाणक्य को समझ में आ गया कि धनानंद अपने सत्ता के नशे में क्रूर है, और उसको लग रहा था कि धनानंद को कोई डिफीट नहीं कर सकता, ऐसी धनानंद की ऐसी मान्यताएं थी। और जिस तरह से कौटिल्य को चिंता थी भारत की, भारत के जो जो साम्राज्य की, भारत की जो एम्पायर की बॉर्डर्स की, और विदेशी आक्रमणों का प्रभाव भारत के ऊपर हो रहा था, उसको लेके कौटिल्य धनानंद के कोर्ट से विदाई लेते हैं। पर जाते जाते एक चीज बोल के गए कि हे धनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आज तुमने मेरा अपमान किया है, पर यह अपमान का जरूर से आपको ठीक समय के ऊपर जवाब दिया जाएगा। समय आगे चलता है, धनानंद का एडमिनिस्ट्रेशन आगे चला। सिकंदर तो भारत में नहीं आ पाया क्योंकि उसको रोक दिया जाता है राजा पोरस के द्वारा। पोरस बेसिकली उस पीरियड के अंदर पुरु राजकुमार करके एक राजा थे, पौरव राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर की सेना को रोका झेलम वितस्ता की लड़ाई के समय पे। एक साइड के ऊपर अलेक्जेंडर की भारत से विदाई होना, दूसरे साइड के ऊपर हमको ये जानकारी मिलती है कि चाणक्य अल्टीमेटली धनानंद की जो साम्राज्य है उसको पलटा देंगे, और उसी के बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि द मौर्यन एम्पायर विल कम टू पावर एंड द मौर्यन इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड। हाउ चंद्रगुप्त मौर्य विल बी कमिंग टू पावर विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, और उसके बाद भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिलती है सर। तो यहाँ से ही हमको ये जानकारी मिली कि दैट द 4 डायनेस्टीज ऑफ मगध, मगध की ये जो 4 वंश मैंने आपको अलग अलग पढ़ा है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, यहाँ से ये मौर्यस की शुरुआत होगी। अब मौर्यस के सोर्सेस के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, पर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि ये धनानंद के समय पे विद्रोह होता है, देयर वाज अ रिबेलियन गोइंग ऑन। ये रिबेलियन के पीछे के कारण धनानंद की खुद की सत्ता के अंदर जो है ना कि एक नशे में आने की जो एक थी कि भाई अब तो मुझे कौन हरा सकता है, मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूँ, यूनानी भी मेरे यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं, द ग्रीक्स आर नॉट एबल टू अटैक मी आउट, हु कैन स्टॉप मी सर, है ना, आई एम अनबीटेबल सर, है ना, मेरे को कोई पराजित नहीं कर सकता है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे हाथ में इतनी सत्ता है कि मेरे को कोई हरा भी नहीं सकता है। और इसी के कारण वी विल सी कि धनानंद ने बहुत ही क्रूर तरह से अपने लोगों का दमन भी किया। ही हैड ट्राइड टू सप्रेस हिज ओन पीपल, ही हैड ट्राइड टू वी कैन से डोमिनेट दिस ओन पीपल। टैक्सेस इतने बढ़ा दिए थे, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो लोग नाराज हो गए, लोगों को भी गुस्सा था कि ये क्या हो रहा है स्टेट के अंदर। तो जब चाणक्य ने विद्रोह किया तो जनमानस ने भी उनका सपोर्ट किया। इट वॉज द कॉमन मैन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, द माउंटेन स्टेट also helped the Chanakya in toppling the Dhanananda and the Nanda administration, क्योंकि चाणक्य का जिस तरह से अपमान हुआ था वो चिंतित थे भारत को लेके। He was worried about that the foreign invasion and the Alexander might invade over India and the king of Patliputra is singing and like enjoying his life like anything, है ना, कि when Rome was burning, Nero was playing a musical instrument, है ना, called as fiddle, समझे कि नहीं समझे, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जो रोमन साम्राज्य था वो अपना वो बाजिंत्रा बजा रहा था। धनानंद को इसी प्रकार की चिंता नहीं थी कोई भी प्रकार की, भाई क्या हो रहा है सर, है ना। एंड वी विल फाइंड कि इन सब के बेसिस के रूप में कौटिल्य को ये बहुत चिंता थी। शिक्षक थे, इंटेलेक्चुअल थे, बौद्धिक थे, उनको पता है कि राज्य कैसे चलता है। उन्होंने सप्तम की थियरी दी थी, द 7 organs of the state. He had talked in detail about how to run the state, how to manage the state administration, how to create a effective state, okay, and he was worried about his own people. उनको चिंता थी कि अगर यूनानी आ गए, विदेशी आक्रमणकर्ता आ जाते हैं भारत के ऊपर, तो भारतीय संस्कृति, कल्चर, भारत की जो पूरी की पूरी जीने की परंपरा है वो टूट जाएगी। ऑब्वियस सा कि हम लोग सब्जुगेट हो जाएंगे ग्रीक्स के। और जब उनको लेके उन्होंने सवाल उठाया धनानंद की कोर्ट में जाके, तो उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, तो कौटिल्य को समझ में आया कि अगर जब तक इनकी सरकार या इनकी जो राजाशाही है उनका पतन नहीं होगा, तब तक भारत को सेफगार्ड नहीं कर सकते। और इसके लिए एक जंगल से, फॉरेस्ट में से उठाए हुए एक छोटे से लड़के को उन्होंने राजा के रूप में विराजमान किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की। जब धनानंद के द्वारा कौटिल्य का अपमान किया गया और कौटिल्य जब वापिस जा रहे थे तक्षशिला की तरफ, तो उन्होंने आज के ही उत्तर भारत में एक जंगल के विस्तार के अंदर एक बालक को देखा। वो बालक खेल रहा था अपने दूसरे साथियों के साथ। वो साथियों के साथ खेलते खेलते राजा के रूप में अपने आप को कैरेक्टर में, प्ले के अंदर ढालने की कोशिश कर रहा था।
कौटिल्य ने ये भी देखा कि ये छोटा व्यक्ति, छोटा छोटा लड़का है, बच्चा है, पर राजा के रूप में जिस तरह से अपने आप को एक एक प्रतिभावित कर रहा है और जिस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कैरेक्टर को, कौटिल्य को समझ में आया कि इसके अंदर अखूट शक्ति और अखूट गुण है, इसको तैयार करना चाहिए। कौटिल्य उनकी मदर के पास गए, कहा कि मैं आपके संतान को लेके जा रहा हूँ, मैं एक दिन इनको पाटलिपुत्र का नरेश के रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उनको जरूर से वहां पे विराजमान कराऊंगा। खैर, वो इतिहास की बात है कि कैसे विद्रोह हुआ, वो इतिहास की बात है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पावर के ऊपर आए, पर शिशुनाग और उसके बाद वी विल सी की धनानंद की जो डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, तब तक आते आते मगध के अंदर एक नए नरेश की शुरुआत हुई, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और भारतीय इतिहास के अंदर मौर्यन इंडिया की या मौर्यन पीरियड की शुरुआत होती है। इस पीरियड में जब ये पूरा का पूरा वी विल सी कि जो मगध के अंदर ये जो 4 डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई, द पीरियड फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी टू शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड द मौर्यस डायनेस्टी, जहां पे महाजन पद से एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत हुई, इस पीरियड में भारत पे 2 विदेशी आक्रमण भी हुए। एक विदेशी आक्रमण हुआ पर्शियंस का मतलब है ईरानियों का असर, ठीक है। और दूसरा इन्वेजन अगर आप देखोगे तो ग्रीक इन्वेजन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं यूनानी आक्रमण। इन दोनों आक्रमण के द्वारा फाइनली हमको ये जानकारी मिल रही है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाती है। खैर, आखिर में ये दोनों इन्वेजन्स उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। इनमें क्या होता है, इनके ऊपर बात की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो ये पर्शियन ग्रीक इन्वेजन के साथ साथ मौर्यस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंटेंशन ये है कि हम आपके साथ डिस्कस करें और डिस्कशन के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करें कि इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो हमको जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो और आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर को कॉल भी कर सकते हैं। इसके सिवाय आप ये कोड को यूज कर सकते हो जिसका नाम है PN Live। ये कोड को यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा बाय दी अनअकैडमिक टीम ओनली सर, है ना। ये कोड आपके लिए हमेशा याद रखना है। एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, बाय द वे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल और GS पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कराता हूँ। आप यहाँ मेरे ऑप्शनल के क्लासेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कल के क्लास के अंदर चलेंगे तो अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के एडिक्ट्स के बारे में कि अशोक ने कौन से पत्थरों का, शिलालेखों का निर्माण कराया, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और काफी लंबे पॉइंट्स के रूप में हम लोग मौर्यन एम्पायर को फाइनली खत्म भी करेंगे। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी अहेड माय फ्रेंड। हम देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी, इनकी करेंसी, इनके यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता है, सांची के स्तूप का कैसे निर्माण किया गया, कैसे पाटलिपुत्र एक मॉडर्न शहर के रूप में उस पीरियड के अंदर उभर के आया, उसकी भी चर्चा करनी है। बट अभी आज के यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपके कोई दोस्त का इंटरव्यू आ रहा है तो वो इंटरव्यू के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट माइल प्रोग्राम के थ्रू। आप इनफैक्ट हमारे कॉम्बैट को अपीयर कीजिए। हर संडे को हमारा कॉम्बैट होता है। ये कॉम्बैट एग्जाम आपको स्कॉलरशिप देगी, अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देगी। ये फ्री इनिशिएटिव है हमारे द्वारा, जहां पे आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों की दोनों है। बाकी कोई क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, उसको जरूर से क्लिक करिएगा, कांटेक्ट करिएगा एंड दे विल हेल्प यू आउट। अदर देन दिस, आप लाइव क्लास में हमारे आ सकते हो, स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव अनुभव भी फील हो जाएगा कि कैसे हमारे यहाँ क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ। तब तक लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।